नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब खामोशी ज़्यादा शोर मचाती है। जी हाँ, बिल्कुल, खामोशी भी शोर मचाती है और उसकी गूंज जो है बहुत तेज़ सुनाई देती है। ये वही समय चल रहा है। आपने खबरों में पढ़ा होगा, मैंने भी कल वीडियो बनाया था कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद था लद्दाख में, उसके हल की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ गए हैं। दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया है। जो स्टिकिंग पॉइंट था, जिस पर गतिरोध बना हुआ था, डेमचोक और डेप्सांग, दो पॉइंट थे जिनको लेकर चीन की लगातार कोशिश थी। वो मान नहीं रहा था कि इस पर समझौता करने के लिए। चीन का कहना था कि ये लीगेसी इशू है, इसको छोड़ देते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। भारत ने कहा नहीं, कुछ नहीं, अगर होगा समझौता तो अभी होगा और इस समझौते के बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। चीन की दूसरी कोशिश थी कि सीमा विवाद पर बातचीत चलती रहे, हम अपना व्यापार और अर्थव्यवस्था में जो आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग है वो भी सामान्य रूप से चलाते रहे। भारत ने कहा ये भी नहीं चलेगा। ये सीमा का जो विवाद 2020 में शुरू हुआ है, ये जब तक सुलझता नहीं है तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आखिरकार चीन को झुकना पड़ा। मैंने कल कहा था 2 बार। पहली बार डोकलम में हुआ था, 72 दिन तक चीनी सेना को रोके रखा, उसके बाद चीन को वापस लौटना पड़ा। ये चीन के इतिहास में एक नया अध्याय था जब उसको किसी दूसरे देश की सेना के सामने झुककर वापस लौटना पड़ा होगा। और दूसरा मामला अभी है जब दोनों देश इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि 2020 से पहले जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था थी उसको बहाल किया जाएगा। दोनों देशों की सेना जहां तक पेट्रोलिंग के लिए आती थी पहले की तरह उसी तरह से आएगी, यानी 2020 से पहले की जो यथास्थिति थी उसको रेस्टोर किया जाएगा। इस पर सहमति बन गई है। अब फौजों के डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है। उसमें वो प्रोसेस जो है वो थोड़ा कठिन है, उसमें समय लगता है, लेकिन वो उसका होना अब तय है। अब आप देखिए बात कैसे जो है बढ़ी है, कैसे ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। चीन ने सीमा का अतिक्रमण किया, पेट्रोलिंग पॉइंट तक जहाँ तक भारत की सेना जाती थी वहाँ जाने से रोक दिया। बदले में हमने भी वो जहाँ तक पेट्रोलिंग पॉइंट तक जिस आते थे रोक दिया। दोनों देशों के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी जिसका जहाँ कब्जा है वो लाइन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। और दोनों देशों ने आपसी सहमति से एक बफर जोन बनाया है। ये जो बफर जोन है बीच में, यहाँ किसी का अधिकार नहीं है। तो ये पेट्रोलिंग उसी के लिए होती है, देखने के लिए कि कोई इसका अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है। चीन की जो कोशिश है, चीन का जो सिद्धांत है, उसमें है कि लगातार आगे बढ़ते रहो, वही सलामी स्लाइसिंग। चीन को पहली बार ये महसूस हुआ है कि दिल्ली में एक अलग तरह की सरकार है। इससे पहले वो बंदर घुड़की देकर और उसके अलावा दबाव डालकर, चीन की एक आदत है नेगोशिएशन में भी, आप चीन से अगर नेगोशिएट कर रहे हैं तो वो बातचीत में आपको लगा कि आज हम जो है इस मामले पर समझौता हो गया, यहाँ तक पहुँच गए, अगली बैठक में चीन के प्रतिनिधि आएंगे, पुराना मामला खोल देंगे कि फिर से कि वो वहाँ तो हम पहले से थे। तो ये सब चीन की चालों को भारत समझ रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, उस समय ज़्यादा खबरें आई नहीं थी इसको लेकर कि चीन बातचीत की मेज़ पर कैसे आया। चीन तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, पीछे हटने की तो बात ही दूर थी। भारतीय सेना को उसका उपाय करना पड़ा और ये जो उपाय किया भारतीय सेना ने वो बिना पॉलिटिकल विल के नहीं हो सकता। हमारी एक स्पेशल फोर्स है जिसके बारे में कम लोगों को मालूम है। वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है गवर्न होती है। उस फोर्स ने बिना चीन को हवा लगे हुए टैंक लेकर वो कैलाश की चोटियों पर पहुंच गए, टैंक तैनात कर दिए वहाँ। चीन के लिए ये अकल्पनीय बात थी। हम जिस पोजीशन पर वहाँ पहुँच गए थे, वहाँ से हम कैलाश मानसरोवर पर जब चाहे तब कब्जा कर सकते थे। चीन को समझ में आ गया, और हम बहुत ऊपर हाइट पर थे, चीन नीचे था। चीन को समझ में आ गया कि अगर युद्ध की कोशिश की, अगर मामले को एस्केलेट किया, बढ़ाया, तो हम ही घाटे में रहेंगे। और वो देख चुका था कि डोकलम में क्या हुआ,
उसके बाद वो देख चुका था कि गलवान में क्या हुआ। गलवान में जो सबक चीन को सिखाया गया, उससे पहले डोकलम में सबक सिखाया गया, चीन के लिए वो नया अनुभव था। इससे पहले भारत की ओर से इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। भारतीय सरकार जो भी थी इससे पहले की, वो चीन के दबाव में, चीन की धमकी में आ जाती थी और झुक जाती थी। पहली बार हुआ कि सीना तानकर सरकार और फौज दोनों खड़ी रही और चीन को पीछे हटना पड़ा। तो बात केवल चीन की आज नहीं कर रहा हूँ, ये तो समझौता हो गया। चीन को समझ में आ गया अगर जो है भारत से संबंध सुधारना है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को सुधारना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो भारत से इस विवाद को, भारत के साथ जो चल रहा है उसको हल करे। दूसरा, ब्रिक्स समिट हो रहा था, चल रहा है इस समय, वहाँ उस समिट को सक्सेसफुल बनाना ये भी चीन का एक दायित्व था, उसकी इच्छा भी रही होगी। रूस ने बुलाया, व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। ब्रिक्स की जो सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद पहली मीटिंग हो रही थी, तो उस नाते भी चीन पर एक दबाव था। रूस का रहा होगा, सीधे दबाव डाला नहीं डाला ये पता नहीं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो निश्चित रूप से रहा होगा कि अगर भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वहाँ मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती है, ये जो समिट है, ये जो सम्मेलन है ब्रिक्स का, वो असफल माना जाएगा। तो इसको सफल बनाने के लिए भी ये ज़रूरी था। और चीन को समझ में आ गया था कि ज़्यादा लंबे समय तक अड़े रहने से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, चीन उस हाइट पर और वहाँ उस मैदान पर जो है वो अपनी फ़ौज को उस मौसम में रखना चीन के लिए बड़ा भारी पड़ रहा था। इसके लिए चीन जो है दूसरे रणनीति पर काम कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है। उस नए एयरपोर्ट बना रहा है जहाँ से अपनी एयरफोर्स को तैनात करेगा, तो वो ग्राउंड ट्रूप्स के ज़्यादा मूवमेंट की बजाय अपनी एयरफोर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है और अपनी फ़ौज में तिब्बतियों की भर्ती कर रहा है ताकि उस क्लाइमेट में तिब्बती जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। इसलिए उनकी ज़रूरत है। चीन की सेना के जो सैनिक हैं, फौजी हैं, उनके लिए उस मौसम में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो चीन के सामने परेशानियां बहुत सारी थी, लेकिन चीन और भारत की बात अभी छोड़ देते हैं, उनके संबंधों की। आज उस पर वीडियो बनाने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि भारत में इतना सन्नाटा क्यों है। एकदम से सबको सांप सूंघ गया है। 4 साल से हल्ला मचा रहे थे, मोदी झुक गए, मोदी डर गए, मोदी कायर है, मोदी डरपोक है। एक सज्जन है, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नाम है राहुल गांधी। उनका कहना था कि चीन को तो चुटकी बजाते जो है भगाया जा सकता है। तो उनसे पूछना चाहिए, भैया इतने साल तक क्या कर रहे थे? जब 42,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर चीन ने कब्जा किया, तो आपकी चुटकी, आपके पिता के नाना की चुटकी, आपकी दादी की चुटकी कहाँ थी? क्यों नहीं बजी उस समय? और उसके बाद क्यों नहीं ले लिया? 10 साल तक आपकी माँ सरकार चलाती रही, मनमोहन सिंह कठपुतली प्रधानमंत्री रहे, उस समय क्यों नहीं चुटकी बजाई? क्यों नहीं ले लिया? तो इस तरह के दावे करना, और जब ये विवाद चल रहा हो, चीन से हमारे संबंध खराब हो गए हों और ज़्यादा तनाव चल रहा हो, तब चीनी राजदूत से मिलने जाना। दुनिया के एकमात्र नेता और एकमात्र पार्टी होगी जो अपने दुश्मन देश के साथ, उसकी जो पार्टी है, राजनीतिक दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे और देश में किसी को पता ना हो, बताए नहीं किसी को। आज तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बताया नहीं है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनका जो MOU साइन हुआ था उसमें क्या था। तो जो लोग मोदी पर इस कदर हमलावर थे, जब मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि न कोई आया है और न किसी ने 1 इंच ज़मीन पर कब्जा किया है, तब उनका मजाक उड़ाया गया था। आज चीन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि कोई आया नहीं था और न ही 1 इंच ज़मीन पर भारत की कोई किसी ने कब्जा किया है। जो गतिरोध पैदा हुआ था वो गतिरोध भी दूर हो रहा है। इसलिए जो है ऐसे लोगों से अपेक्षा तो कम से कम इतनी तो की जाती थी कि कम से कम प्रशंसा करते। जिस तरह 4 साल का धैर्य हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार और हमारी फ़ौज ने दिखाई है, ये इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी की भी बहुत बड़ी जीत है। हमारी डिप्लोमेसी की तो जीत है ही।
हमारे विदेश मंत्री की जो विदेश नीति है, जो डिप्लोमेसी का उनका तरीका है, उसकी तो जीत है ही। ये एक देश के धैर्य की जीत है, एक देश की जिजीविषा की जीत है, लगातार इस कोशिश में कि इसका हल निकालना है, और हल निकालना है बिना कोई राष्ट्रीय हित से समझौता किए। ये होती है डिप्लोमेसी, ये होती है शासन की नीति, ये होती है स्ट्रेटेजिक रणनीति। इस तरह से समस्याओं का हल किया जाता है। आप देखिए 4 साल में बिना युद्ध किए, और ये जो लोग उस समय चिल्ला रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे, कायर और कमज़ोर बता रहे थे, वो आमादा थे, वो और उनका इकोसिस्टम, यूरोप, अमेरिका, सब जगहों से इस पूरे इकोसिस्टम से एक ही आवाज़ आ रही थी कि भारत को हमला कर देना चाहिए। भारत हमला तो करता तो भारत की हार तो नहीं होती, तय था जीत होती, लेकिन कितनी बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती। यही उनका उद्देश्य था। चाहते थे कि भारत की प्रगति रुक जाए, उसका आर्थिक विकास रुक जाए, लेकिन मोदी को मालूम था कि आर्थिक विकास रोकना नहीं है, आर्थिक प्रगति को रुकने नहीं देना है, और इस समस्या का हल भी करना है। और इस समस्या का हल मैं कह रहा हूँ, उसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल विल की। ऐसे मामलों में जो भी सत्ता में शीर्ष पर है, उसकी पॉलिटिकल विल जो है, उससे तय होता है कि आगे क्या होगा, इस समस्या का हल किस तरह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप समझिए कि अगर 1962 के युद्ध में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एयरफोर्स के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी होती भारतीय फ़ौजों को, तो गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे कब्जे में होता, आज हमारे साथ होता। और जो लोग भी कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं, उन सब से आप सिर्फ एक सवाल पूछा कीजिए, सिर्फ एक सवाल, और कुछ नहीं। ये मान लीजिए कि सब गलती जो है मोदी की, सब गलती बीजेपी की है। जो चीन के साथ संबंध बिगड़े, चीन ने जो कब्जा किया, सब कुछ इसी 10 साल में हुआ। उनसे पूछिए कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हम आज़ाद हुए, उस दिन क्या भारत का पड़ोसी था चीन? नहीं था, तो किसने बनाया? उस समय जब हम आज़ाद हुए तो हमारा पड़ोसी तिब्बत था, चीन नहीं था। चीन को पड़ोसी बनाया जवाहरलाल नेहरू की नीतियों ने और उनके फैसलों ने, उनकी राजनीति ने, उनकी राजनीतिक अदूरदर्शिता ने। और इसके बारे में तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। सरदार पटेल की जो चिट्ठी जो है दिसंबर 1950 की, उनके निधन से कुछ दिन पहले की है, वो चिल्ला कर कहती है कि नेहरू को स्ट्रेटेजिक मामलों की और विदेश नीति की कोई समझ नहीं थी, जबकि गांधी जी का मानना था कि विदेश नीति के बारे में सबसे अच्छी समझ जवाहरलाल नेहरू की है। उसमें सरदार पटेल आपको एक दृष्टा के रूप में नजर आएंगे। वो भविष्य में क्या होने वाला है उस दिन देख रहे थे, वो हम आप आज देख रहे हैं। जो उस समय नेहरू को दिखाई नहीं दे रहा था, देखने को तैयार भी नहीं थे, वो क्या होने वाला है, तिब्बत का क्या होने वाला है, भारत चीन संबंध कैसे होने वाले हैं, भारत की स्थिति क्या होने वाली है, इस सब के बारे में सरदार पटेल को समझ में आ रहा था कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। इसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ तो हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या पैदा होगी। और नेहरू की पैदा हुई समस्या को आज तक भुगत रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर 1947 की जो स्थिति थी उसमें तिब्बत हमारा पड़ोसी होता, चीन पड़ोसी न होता, तो हमारी स्थिति क्या होती, हमारी आर्थिक विकास की गति कितनी तेज होती। ये जो चाहे छिटपुट झड़प हो, झगड़े हों, लेकिन लगातार जो सीमा पर तनाव रहता है वो आपके आर्थिक विकास पर भी असर डालता है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार और उसके रक्षा मंत्री तो ऐसे थे, पार्लियामेंट में जवाब दिया था ए.के. एंटनी ने, जब वो रक्षा मंत्री थे। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे अगर पहले नहीं सुना है तो। उन्होंने कहा कि हम सीमा क्षेत्र में, चीन से लगी सीमा पर इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो चीन घुस जाएगा और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा, उन्हीं सड़कों का, उन्हीं पुलों का जो है इस्तेमाल करके घुसाएगा, इसलिए हम कुछ नहीं बना रहे हैं। अब आप इस तरह का, अगर आपके देश का रक्षा मंत्री हो,
इस तरह की आपके देश की सरकार की सोच हो जो सत्ता में बैठे हैं शीर्ष पदों पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये देश फिर से गुलाम नहीं हुआ तो ये ईश्वर की ही कृपा है, उनकी कृपा नहीं है। उनकी वजह से नहीं, उनके बावजूद हम आज स्वतंत्र हैं। और 2014 के बाद भारत के मतदाता ने जो फैसला किया उसकी वजह से आज देश मजबूत है। एक फैसले ने आप देखिए कैसे देश की तस्वीर बदल दी है, देश की छवि बदल दी। अगर 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार लौट आई होती तो आज हम और आप क्या कर रहे होते, क्या बोल पाते, नहीं बोल पाते, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। भारत की दुनिया में क्या स्थिति होगी उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है जो 2004 से 2014 के बीच में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद जो कुछ हुआ वो दशक जो है, 2 दशक कह लीजिए, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की तरह है। ये ऐसा समय था 2014 और उसके बाद का जब हम इस अवसर को गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत पीछे हो जाते हैं। अब आप देखते रहिए किस तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होता है। चीन की बात करते हैं लोग कि इतनी तेज़ी से इतना आगे निकल चुका है, भारत कैसे उसके पास पहुंच पाएगा। चीन को ये सब आर्थिक प्रगति हासिल करने में जो तेज़ी आई, जो उसकी आर्थिक विकास उसका तेज़ी से हुआ, 15 से 20 साल लगा। भारत को 10 साल भी नहीं लगेगा। भारत अगले 10 साल में, बल्कि उससे पहले 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा और 10 साल में भारत दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में युद्ध जो है वो एक तरह से ब्रेक का काम करता। ये प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था। और युद्ध की सबसे बड़ी जीत, सबसे अच्छी जीत ये होती है कि युद्ध लड़े बिना आप जीत जाएं। तो भारत युद्ध लड़े बिना जीत गया है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे थे उनको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कम से कम पब्लिक में आकर भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए, प्रधानमंत्री के धैर्य की प्रशंसा करनी चाहिए, और थोड़ी अगर शर्म ज़्यादा आती हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए। मोदी से मत मांगिए, भाजपा से मत मांगिए, भाजपा की सरकार से मत मांगिए, देश से माफ़ी मांगिए कि हमने देश की प्रतिष्ठा गिराने का काम किया, हमने देश को कमज़ोर दिखाने और कमज़ोर बनाने का काम किया। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनकी कहीं ना कहीं हमने मदद करने का काम किया। दुनिया में तमाम ऐसे देश थे, तमाम इकोसिस्टम ऐसा था जो चाहता था कि किसी तरह भारत और चीन में युद्ध की स्थिति आ जाए, युद्ध हो जाए। लेकिन भारत ने ऐसा होने नहीं दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा होने नहीं दिया। आज उन्होंने विजय हासिल की है युद्ध लड़े बिना। इसको कहते हैं रणनीति, इसको कहते हैं कूटनीति, इसको कहते हैं शासन की नीति। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।